जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, आईपीएस संजीव भट्ट जो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने अपना बीटेक किया था 1985 में, एकदम होनहार, इंटेलिजेंट और देशभक्त ऐसा नौजवान जो आईआईटी बॉम्बे के बाद फॉरेन जा सकता था, बड़ी कॉरपोरेट नौकरी में जा सकता था, लेकिन इस नौजवान ने डिसाइड किया कि वो देश की सेवा करेगा। तो उन्होंने यूपीएससी का एक जो ऑप्शन था वो चुना और 1988 को उनको आईपीएस मिल गई। उन्होंने गुजरात कैडर लिया और गुजरात में उनका पोस्टिंग हो गया। 1990 में ही वॉज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जामनगर। ये बड़ा फेमस प्लेस है जामनगर गुजरात का। यहाँ पर उनके होते हुए उनके जो अंडर जेल थी एक, वहाँ पर कस्टडी में एक प्रभुदास वैष्णानी नाम का एक कैदी था और ये कैदी बीमार हो गया। उसका हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर दिया गया। बाद में वो किडनी फेल्योर से हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। तो उसके भाई ने एक कंप्लेन की और उस कंप्लेन में कहा कि ये पुलिस में कस्टोडियल डेथ हुआ है और ये पुलिस ने उसको मारा पीटा, इसलिए ये डेथ हुई है। तो ये इसका एफआईआर हो गया, ये केस आगे चली। गुजरात सरकार ने ये केस डिटेल में इसका संज्ञान लिया और डिटेल्स देखे और ये डिसाइड किया कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी कि ये कस्टडी में मारने की वजह से ये मर गए हैं। शायद इसीलिए गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट से ये विड्रॉ कर लिया केस, क्योंकि उस वक्त उनको कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे कि जिससे उनको सरकार को लगा होगा कि ये कस्टोडियल डेथ नहीं है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। तो ये 1990 की बात है। बाद में फिर आईपीएस संजीव भट्ट ये अपने काम करते रहे। उन्होंने 1999 से 2002 का जो समय था, उस वक्त उनका पोस्टिंग स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में हुआ था। वहाँ पे वो डिप्यूटी कमिश्नर थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट उनका समय रहा। इस समय में वे गुजरात स्टेट की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मोदी जी के सिक्योरिटी के भी वो जिम्मेदार थे उस वक्त के। तो बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी। और इसी समय में आप जानते होंगे कि गोधरा जो गुजरात का एक बड़ा शहर है, यहाँ पर ट्रेन से जब कार सेवक आ रहे थे अयोध्या से, तो उसमें जो मजदूर गरीब लोग जो भेजे गए थे भाजपा की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की तरफ से, उनकी ट्रेन की बोगी जलाई गई और वो जो 63 लोग मर गए, इमीडिएटली उनके फोटो के साथ लिस्ट जारी की गई भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, और उसका पूरे स्टेट में एक माहौल बनाया गया। ये उसी दरमियान हुआ था। इस दरमियान ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि मोदी जी बहुत नाराज हो गए थे संजीव भट्ट पर, और उस वक्त के जो गृह मंत्री थे मोदी के मंत्रिमंडल में, वो हरेन पांड्या, उनके ऊपर भी। तो ये क्या हो गया था, क्यों नाराजी हो गई थी, पुलिस प्रशासन पे क्यों नाराज हो गए थे? क्योंकि उस वक्त जो 63 लाशें गोधरा में हुई, ये बोगी में आग लगाने की वजह से, उन लाशों को अहमदाबाद लाकर उनका माहौल बनाने का प्लान मोदी जी बना रहे थे और पुलिस प्रशासन इसको अपोज कर रहा था, ये बताते हुए कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा, लोगों में अशांति पैदा होगी और हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी ये बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनको ये डेड बॉडीज लानी ही थी अहमदाबाद में, और इसके लिए वीएचपी और बजरंग दल और आरएसएस ये सब मिलके ये प्लान बना रहे थे। तो मोदी जी जरा नाराज हो गए थे उस वक्त। दूसरी एक बात हो गई कि उसी वक्त मोदी जी ने अपने सीएम आवास पर एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कहा जाता है कि उस वक्त के सारे पुलिस जो अधिकारी थे उनको ये आदेश दिया था कि आप हिंदुओं को रोकना नहीं, उनको जो करना है वो करने दीजिए। तो इस बात से हरेन पांड्या जो गृह मंत्री है वो भी नाराज हो गए थे और उस मीटिंग की जो बातें हैं वो बाहर आने लग गई थी। इसमें हरेन पांड्या थे और बाद में भट्ट ने भी आवाज उठाई थी। उस मीटिंग में होने का हवाला दिया था और उसमें क्या क्या हुआ था, मोदी ने कैसे आदेश दिए थे, दंगे करने दिए जाए इसके लिए कैसे अधिकारियों को दबाव बनाया था, इस बात को आगे लाया था। बाद में हम लोग सब जानते हैं कि हरेन पांड्या जो गृह मंत्री है उनकी हत्या हो गई थी और उनकी हत्या में जो सस्पेक्ट लोग थे वो भी मारे गए थे एनकाउंटर में, ये हमको पता है।
तो तीसरी जो बात हो गई थी कि उस वक्त इलेक्शन आ रहे थे, और ये गोधरा जो है ये इलेक्शन के पहले हुआ था। अहमदाबाद की जो दंगे हैं इलेक्शन के पहले हुए थे, सेकंड टर्म आने वाला था मोदी जी का, और उसी के पहले ये सब हो गया था। और आज तक पता नहीं चला है कि वो गोधरा में किसने आग लगाई थी बोगी में। यह हमेशा होता है, पुलवामा भी ऐसे हुआ है, यह हमेशा ऐसे ही होता है। सितंबर 2002 में मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए ओपनली मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था। तो कोई चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बयान करे तो यह बड़ा सीरियस मसला हो गया था। तो माइनॉरिटी कमीशन जो होता है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, वो इसकी इंक्वायरी लग गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी गुजरात को उसकी टेप मांगी थी उस भाषण की। चीफ सेक्रेटरी गुजरात बोला कि मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ओपनली उसने डिनाई किया। और उस वक्त स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ये रिकॉर्डिंग्स माइनॉरिटी कमीशन को दे दी थी। तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया था, जिससे मोदी एक्सपोज हो गए थे। लेकिन मोदी बिल्कुल नाराज हो गए थे स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पर, और वहां के सारे अफसरों के ट्रांसफर पनिशमेंट पोस्टिंग पे कर दिए गए थे। बट भी उसमें थे, उनको साबरमती जेल का अधीक्षक बना दिया गया था। और उसमें के उस वक्त के जो अधिकारी है वो सब उनको पनिशमेंट तो मिली, प्रमोशन उनके रोक दिए गए, बट के रैंक के लोग आईजीपी हो गए, और बट सिर्फ एसपी लेवल पे ही काम करते रहे काफी सालों तक। आगे जाकर भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, और उसमें ये सारी बातें बताई कि कैसे अहमदाबाद में ये 63 डेड बॉडीज को लाकर बीजेपी, ये बजरंग दल और वीएचपी माहौल बनाना चाहते थे, ये दबाव बना रहे थे। फिर हरेन पांड्या के मर्डर के सिलसिले में या मृत्यु के सिलसिले में जो गवाह थे उनको बदलने के लिए, मिटाने के लिए अमित शाह और मोदी जी कैसे दबाव बना रहे थे। और सीएम के घर जो मीटिंग हुई थी उसमें वो थे, और उसमें क्या क्या मोदी जी ने बताया था, ऑर्डर्स दिए थे। और एक खास बात उन्होंने एक्सपोज की, वो ये कि जब वो साबरमती के जेल के सुपरिटेंडेंट थे तब वहां का एक कैदी अजगर अली, उस कैदी ने उनको ये बताया था कि हरेन पांड्या को मारने के लिए तुलसीदास प्रजापति को सुपारी दी गई थी, और तुलसीदास प्रजापति को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। ये उनको जेल के कैदी ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये सारी बातें जैसे ही बाहर आई तो 2011 में, याद कीजिए 1990 की जो बात है, जामनगर में एक कस्टोडियल डेथ के नाम पे केस हुआ था। वो गुजरात गवर्नमेंट ने ही विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उसमें उनको कोई आधार नहीं दिखे थे, सबूत नहीं मिल रहे थे कि इसमें पुलिस की कुछ गलती है। वही केस मोदी जी ने फिर से खुलवा दिया 2011 में, और संजीव भट्ट जो है इनको सस्पेंड कर दिया। फिर 2015 में उनको किसी कारण उनको सर्विस से बाहर निकाल दिया कि ये एब्सेंट रहते हैं, ऐसे कुछ बहाने बनाकर। और उसके बाद 2019 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए तो संजीव भट्ट को वहां के कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस दे दिया, उम्र कैद की सजा फिर सुना दी। संजीव भट्ट की जो साइड है, उनकी वाइफ जो बोल रही है, उनकी बेटी भी अब सब जगह पे घूम रही है और न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रही है कि संजीव भट्ट जामनगर में उस कस्टडी के जो डेथ के सिलसिले में उस कैदी को उन्होंने देखा तक नहीं था, और उनका कोई संबंध भी नहीं था, और बाद में गुजरात गवर्नमेंट ने ही वो केस डिसॉल्व कर दिया था। तो ये 21 साल बाद ये केस खोला था, 1990 टू 2011, 21 साल के बाद ये केस जानबूझकर खोला गया था, क्योंकि संजीव भट्ट ओपनली उस वक्त मोदी जी के अगेंस्ट काफी सारे मामले लेकर बाहर आ गए थे, ओपनली आगे आ गए थे। तो यह अभी घूम रही है, उनकी वाइफ घूमती है, उनकी बेटी है, वो सच्चाई बताते रहती है, उनके साइड की सच्चाई। तो कोर्ट उनको आगे के कोर्ट में जाने के लिए जो टेक्निकल चीजें होती है उसके लिए कोऑपरेट नहीं करता है, ऐसा उनका कहना है। और उनको जो आगे अपील करना है उसके लिए उनको बेल देना चाहिए कोर्ट ने, वो बेल नहीं मिलती है, उनको जेल में ही रोक के रखना है ताकि वो बाहर आके और कुछ ज्यादा चीजें न बोले और माहौल न बिगाड़ दे, इसलिए उनको जेल में ही बंद करके रखा जाता है। उनको कोई मीडिया नहीं कवर करता है। ये ब्राह्मण है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ये ब्राह्मण और सवर्णों की पार्टी होकर भी, ये गुट होकर भी, ये इनके लिए कुछ आवाज नहीं उठाते हैं, उनके लिए कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल
जो इंटरेस्ट है इनके खिलाफ है, इसलिए ये आवाज नहीं उठाते हैं। तो इस बात से हमको ये जानना चाहिए कि इन पार्टियों को कास्ट से, रिलीजन से या सच्चाई से, न्याय से, इससे कुछ लेना नहीं होता है। इनको सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से लेना होता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि संजू भट्ट की साइड ही सिर्फ सही है और मोदी जी की साइड गलत है, लेकिन ये जो सारे जो स्टेप्स है, इससे हमें ये पता चलता है कि अभी न्याय नहीं हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि उनको अभी बेल मिली नहीं है। उनको अपील करने का जो उनका राइट है, उसके लिए यंत्रणा जो है, न्याय यंत्रणा, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। उनकी आवाज दबाई जा रही है और उनको आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से रोका जा रहा है। तो अभी भी संजीव भट्ट, आईपीएस संजीव भट्ट की फाइल ओपन है और मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी ये सच्चाई सबके सामने आए और न्याय यंत्रणा जो है, कोर्ट जो है, इनको भी अपॉर्चुनिटी दे उनकी साइड रखने के लिए। उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने दिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले में भी किया जाए। ये फाइल भी ओपन की जाए, ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली ये ओपन की जाए और न्याय किया जाए। जय हिंद साथियों।